हेलो मित्रों, स्वागत है आपका। आज फिर से एक बार हम आपके लिए टेस्ट चैलेंज लेकर आए हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अफ्रीका से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी या एशिया से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी या प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और ऑप्शन डी है कि लंदन से होकर गुजरती है। और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आप इसका सही जवाब लगाइए, तब तक हम इसका सही जवाब लगाते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, इस रेखा को हम 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर कहते हैं। यह रेखा एस की आकृति की है। यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि यह रेखा अफ्रीका से गुजरती है, जो कि गलत है। यह अफ्रीका से नहीं गुजरती। यह रेखा एशिया से होकर गुजरती है, ये भी गलत है। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये सही है। ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, क्योंकि अलास्का और यूरूस के बीच में जो है बेरिंग जल संधि है, उसी से होकर के 180 डिग्री दिनांक रेखा गुजरती है। यह लंदन से होकर गुजरती है, ये भी गलत है। और एफ तो फिर गलत ही हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। देखिए, हमने इसके लिए एक मैप भी लिया है। तो ये है इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। देखिए कि यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी है, जिसकी आकृति एस जैसी लग प्रतीत होती है। तो अभी चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे। कौन कौन प्रावधान थे भाई? तो ऑप्शन एक है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इसी के तहत। ऑप्शन बी है प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। ऑप्शन सी है कि गवर्नर की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये आसान प्रश्न है, आप लोगों को जानकारी होगी। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में लाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के जो कुछ प्रावधान हैं, इसमें पहला प्रावधान है कि 1774 ईस्वी में इसी के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ते में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम इम्फो था, और उसके तहत तीन अन्य न्यायाधीश का जो है नियुक्ति किया गया था। दूसरा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बम्बई और चेन्नई, ये दोनों के गवर्नर को इन्हीं के अधीन कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। ये इस समय जो है वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कुछ और प्रावधान लाए गए थे, जैसे कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, जिसका नाम था फ्रांसिस, एक का नाम था बोरवेल, एक का नाम था मॉनसन, और एक का नाम था क्लेवरिंग। तो इसको याद रखिएगा, ये चारों को। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, ठीक है, निजी व्यापार और भारतीय लोगों से गिफ्ट तथा रिश्वत लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही है, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिए। आगे प्रश्न है कि महासागरीय स्थलाकृति का सही क्रम सजाइए। महासागर में जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, उसका सही क्रम आपको बताना है कि महासागर में कौन सी स्थलाकृतियों का सही क्रम है। देखिए, ऑप्शन है कि ढाल, एक है उभार, एक है गुएट, और एक है भ्रंश। फिर है तट, ढाल, उभार और पहाड़ी। फिर है तट, उभार, मैदान और ढाल। और फिर है मैदान, तट, ढाल और उभार। तो इसका सही क्रम है, जो मैंने एक मैप भी बनाया है, आगे मैप भी लिया है। तो सही क्रम इस प्रकार से इसका होता है। देखिए, तो ये महाद्वीप है। महाद्वीप से जब हम समुद्र में जाते हैं, तो सबसे पहले आता है तट। जो तट है, सबसे पहले तट आता है। तट के बाद आता है महाद्वीपीय ढाल, फिर आता है महाद्वीपीय उभार, और फिर आता है महाद्वीपीय मैदान, और फिर आता है महाद्वीपीय पहाड़ी, फिर आता है महाद्वीपीय कटक, और फिर आता है महाद्वीपीय गर्त,
और फिर आता है महाद्वीपीय गुएट। तो इसका सही क्रम है कि तट आएगा पहले, फिर ढाल आएगा, फिर उभार आएगा, और यहाँ पे महाद्वीपीय मैदान है, मैदान के बाद यहाँ पे मैंने पहाड़ी लिया है, तो उसके बाद पहाड़ी आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है, इस मैप को आप देख सकते हैं। आगे चलिए, कहता है कि जैन धर्म के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। जैन धर्म के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो आप इसका देखिएगा, याद रखिए कि यहाँ पे सही और गलत, अधिकांश क्वेश्चन जो है गलत यहीं पे हो जाता है कि गलत कथन है कि सही कथन है। लोग अचानक पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाती है। तो इसका ऑप्शन देखिए कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी है कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ऑप्शन सी है कि स्यादवाद इसका दर्शन है। और ऑप्शन डी है कि महावीर का एक जन्म बाकी है। तो इसमें गलत कथन क्या है, तो आप इसका जवाब लगाइए, तब तक हम इसका जवाब लगाते हैं। देखिए ऑप्शन ए कहता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। देखिए ये कथन गलत है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर को जीन से नीचे रखा गया है। जीन, जिन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली है, तो जीन से नीचे रखा गया है। जो ज्ञानी हो गए हैं उनसे नीचे रखा गया है ईश्वर को, लेकिन ईश्वर की मान्यता इसमें है। ठीक है। आगे कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, बिल्कुल रखता है। कर्म और पुनर्जन्म में जैन धर्म विश्वास रखता है। ये भी, ये सही है और ये गलत है। फिर देखिए कि यह स्यादवाद इसका दर्शन है, बिल्कुल। स्यादवाद जैन धर्म का मूल दर्शन है और इसी स्यादवाद से गांधी प्रभावित थे। गांधी का भी जो स्यादवादी दर्शन है वो जैनियों की परंपरा से ली गई है। और यह है कि महावीर का एक जन्म बाकी है, जो डी ऑप्शन है। महावीर का एक जन्म बाकी नहीं है, बुद्धा का एक जन्म बाकी है। बुद्धा का एक जन्म बाकी है, महावीर का एक जन्म बाकी नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पे 2 ए और डी गलत हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एफ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। आगे प्रश्न है कि सूफी संत के संदर्भ में सूफी संत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। फिर से असत्य कथन है, ध्यान दीजिएगा इसको। सूफी संत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आप यहाँ देखिए कि ऑप्शन एक है कि सूफी संत जो है खानकाह में निवास करते थे। बी ऑप्शन है घर घर के कहानी सुनाते थे। ऑप्शन सी है दुख के गीत गाते थे। और ऑप्शन डी है कि हिंदू उनके करीब नहीं आते थे। और ऑप्शन एफ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आप सही जवाब लगाइए। देखिए इसका सही जवाब है कि सूफी संत खानकाह में निवास करते। बिल्कुल, सूफी संत के निवास स्थल को खानकाह कहा जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी है कि ये घर घर के कहानी सुनाते थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि दुख के गीत गाते थे, ये भी सही है। जब इस्लाम जो है तलवार के जो है माध्यम से धर्मांतरण करा रहा था, लाखों लोगों को कत्लेआम मचा रहा था, तो उसके आवेश को कम करने के लिए जो सूफी संत थे वो कवाली का जो है गायन करते थे। तो वो दुख के गीत गाते थे, बिल्कुल। और हिंदू उनके करीब नहीं आते थे, नहीं, ये गलत है। देखिए हिंदू उनके करीब आते थे। आज देखिए कि निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है, चाहे आप देख सकते हैं कि अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है, वहाँ पे लाखों हिंदू श्रद्धालु जाते हैं। तो ये गलत है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये असत्य है। आगे चलिए कि रैले कमीशन का गठन, जो रैले कमीशन है उसका गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? इसमें गवर्नर कौन था? तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ऑप्शन एफ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये आपके लिए आसान प्रश्न है, रैले कमीशन। देखिए रैले कमीशन का जो गठन है वो शिक्षा के लिए किया गया था। और रैले कमीशन का जो गठन है 1902 ईस्वी में किया गया था। और 1902 ईस्वी में जो भारत का आप गवर्नर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वायसराय और यहाँ पे सचिव हुआ करते थे। तो उस समय जो है लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में रैले कमीशन का गठन किया गया था और शिक्षा पर गठन किया गया था इस कमीशन का। देखिए इस काल में जो शिक्षा पर कमीशन बने थे ब्रिटिश काल में, वो
उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कमीशन बना था उसका नाम था हंटर कमीशन, हंटर कमीशन। फिर आया था वुड डिस्पैच, फिर आया था रेले कमीशन, फिर आया था एक शिक्षा नीति आई थी 1913 में, फिर आया था सैडलर आयोग, फिर आया था हरगेट आयोग, फिर आया था सार्जेंट आयोग, फिर आया था कोठारी आयोग। अगर आप डेट की बात करेंगे तो हंटर कमीशन 1882-83 में आया था, वुड डिस्पैच 1854 में आया था, रेले कमीशन 1902 में आया था, और शिक्षा नीति आई थी 1913 में, और सैडलर आयोग जो है 1917 में आया था, हरगेट कमीशन 1929 में आया था, और सार्जेंट आयोग 1944 में आया था, और कोठारी आयोग 1964 में आया था। और अभी जो वर्तमान शिक्षा नीति जो अभी आई है तो उसको अभी यार एक बार आप देख लेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए कहता अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए। निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है प्रश्न कि निम्नलिखित झीलों को उत्तर दक्षिण की ओर सजाइए। एक है ताना झील, एडवर्ड झील, विक्टोरिया झील, मालावी झील। ऑप्शन बी में है मालावी झील, एल्बर्ट झील, टाना झील, तुर्काना झील। और ऑप्शन सी में टाना, एल्बर्ट झील, तुर्काना झील, विक्टोरिया झील। और ऑप्शन डी में विक्टोरिया झील, एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील और मालावी झील। और इसमें एफ इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सबसे पहले तो पता आपको होना चाहिए कि ये जो झील है वो किस महादेश की बात हो रही है, किस महादेश की झीलें हैं। तो पहला जो है आपको कंफर्म होना चाहिए, तो ये है अफ्रीका महादेश। ये अफ्रीका की झीलें हैं, जो अफ्रीका में महान भ्रंश घाटी है उसी में जो है जो झील बना है, ये सारी झील उसी में है। ठीक है, लेकिन इस बात को आप जानना पड़ेगा आपको कि विक्टोरिया झील जो है वो महान भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है। अब इसको आप लगाइए तो इसका हम आंसर करते हैं। तो इसके पहले हम आपको एक मैप दिखा दें। देखिए कि इस मैप में आप देख रहे हैं कि जो अफ्रीका की जो झीलें हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं कि देखिए इथियोपिया में यहाँ पर एक झील है ना, यहाँ पर एक झील है जो कहते हैं ताना झील, है ना। देखिए सबसे पहले ताना झील है, उसके बाद टुरकाना झील है, फिर आप देखिए कि एल्बर्ट झील है, क्योगा झील है, फिर आप देखिए एडवर्ड झील है, फिर देखिए एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जो है महान भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए कि एक कीवू झील है, यहाँ पे देखिए कि टेंगानिका झील है, यहाँ पे देखिए कि रुकावा झील है, यहाँ पे आप देखिए कि मवेरू झील है, यहाँ पे मालावी झील है। तो आप इसको सही क्रम में सजाइए। तो आप देखिए कि सबसे पहले वही टाना झील, सॉरी, सबसे पहले ताना झील, अब जो है टाना झील आएगा, फिर आएगा एडवर्ड झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर मालावी झील। यहाँ पे है टाना एल्बर्टा टुरकाना, नहीं टुरकाना एल्बर्ट से पहले आ जाएगा, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। मालावी भी ये भी गलत है, विक्टोरिया भी ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टाना झील। इसके बाद टुरकाना झील होगा, लेकिन टुरकाना तो नहीं है, तो एडवर्ड आएगा, फिर विक्टोरिया आएगा, फिर मालावी। तो ए सही है इसका आंसर। अब देखिए कि हाँ, एक आठवां नंबर का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए कि मंदाकिनी नदी एवं अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या कहते हैं। मंदाकिनी नदी जो है और अलकनंदा नदी है, इसके मिलन स्थल को कौन सा जो है प्रयाग कहा जाता है। तो देखिए कि एक है ऑप्शन ए में कर्ण प्रयाग, ऑप्शन बी में विष्णु प्रयाग, ऑप्शन सी में रुद्र प्रयाग, और ऑप्शन डी में नंद प्रयाग, और ऑप्शन एफ में है देव प्रयाग। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन ज़्यादा हो गया, इसको ऑप्शन को हम हटा देते हैं। ये ऑप्शन को मैंने हटा दिया है, इनमें से कोई नहीं वाले को, क्योंकि इतना ही ऑप्शन है। तो अब बताइए कि क्या कहा जाता है मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन स्थल को। तो देखिए हम इसको करते हैं। इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलन स्थल को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। इसको देखिए एक बार यहाँ पे, इसके लिए मैप मैंने लाया है आपके लिए। देखिए कि बद्रीनाथ से जो अलकनंदा निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, और जब धौली गंगा से मिल जाती है तो एक कहलाता है विष्णु प्रयाग। और आगे अलकनंदा जब बढ़ती है और नंदाकिनी से मिल जाती है यहाँ पे, तो ये कहलाता है नंद प्रयाग। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और पिंडर नदी से मिल जाती है, तो ये कहलाता है कर्ण प्रयाग। ठीक है, और आगे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है तब कहलाता है रुद्रप्रयाग। यही प्रश्न में पूछा था। और फिर आगे जो अलकनंदा है
जब भागीरथी से मिल जाती है तब कहलाता है देवप्रयाग। ठीक है। और देवप्रयाग से आगे जो नदी अलकनंदा है वो फिर गंगा के नाम से बहने लगती है। तो ये तो आप पांच प्रयाग देख लिए। तो सबसे जो उत्तर में है वो है विष्णु प्रयाग, और सबसे दक्षिण में जो प्रयाग है वो है देव प्रयाग। तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। और आप देख सकते हैं कि चार धाम जो है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इसको भी याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए, कहता है कि बिहार में जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। बिहार में जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन ए है वनों पर कब्जा, ऑप्शन बी है आबकारी कर में वृद्धि, और ऑप्शन सी है अफीम एवं नमक पर जबरन कर वसूली, और ऑप्शन डी है संस्कृति पर कुठाराघात, और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आप इसका सही जवाब लगाइए। तो इसका सही जवाब है एफ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, यानी कि इनमें से जो चारों ऑप्शन ऊपर के दिए गए वो सभी सही हैं। वनों पर कब्जा ब्रिटिश के द्वारा किया गया से इसलिए जो है जनजातियों ने आंदोलन किया। आबकारी कर पर वृद्धि कर दी थी, क्योंकि वो एक माड़ी जैसा पीने का एक मादक पदार्थ बनाते थे, उस पर 25 पैसे का टैक्स लगा दिया गया था। और एक अफीम एवं नमक पर जबरन कर लगा दिया गया था, ये भी एक जो है विद्रोह का कारण था। फिर संस्कृति पर कुठाराघात, क्योंकि जो हमारे जनजातीय लोग थे उनको ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था, तो ये भी एक कारण था। तो इनमें से एफ हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे चलते हैं। होम रूल लीग की स्थापना पटना में किसने किया था, या पटना में कब हुआ था। तो होम रूल लीग की स्थापना पटना में 16 दिसंबर 2016 को हुआ था, या फिर होम रूल लीग की स्थापना 10 जनवरी 1917 को हुआ था, या फिर 16 दिसंबर 1917 को हुआ था, या फिर 10 जनवरी 1916 को हुआ था, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही जवाब लगाइए आप। इसका सही जवाब है ए, 16 दिसंबर 2016 को जो है पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम था मजहरुल हक, की जो अध्यक्षता में यहाँ पे जो है होम रूल लीग की स्थापना पटना में हुई थी। और मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद जी की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और भारत में जो है होम रूल लीग की स्थापना पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था। उसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था 1916 में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले कौन किया था, तिलक ने कि पहले एनी बेसेंट ने किया था। तो पहले तिलक ने किया था, बाद में एनी बेसेंट ने किया था। आगे चलते हैं। कहता है सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया है। तो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन एक में है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी में है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन सी में है लाल लाजपत राय, और ऑप्शन डी में है जीके गोखले। देखिए, सेफ्टी बल्ब कांग्रेस के संदर्भ में दिया गया एक सिद्धांत था। तो सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत है वो दिया था लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। एक सिद्धांत और दिया गया था तड़ित चालक। तड़ित चालक का सिद्धांत वो भी कांग्रेस के संदर्भ में दिया गया था, और इसको दिया था जीके गोखले साहब ने। आगे चलिए। रीट के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। रीट के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो रीट के संदर्भ में सत्य कथन है ऑप्शन एक, देखिए, कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी अन्य न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, रीट जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रीट जारी कर सकता है। और रीट जारी करने का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। अन्य न्यायालय को भी रीट जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर जो है उच्चतम न्यायालय चाहे तो अन्य न्यायालय को भी रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। लेकिन अभी तक ये दो न्यायालय जो हैं ऊपर के, यही रीट जारी करते हैं। और रीट जारी करने के संदर्भ में जो उच्चतम न्यायालय है उससे कहीं अधिक शक्तियाँ उच्च न्यायालय के पास है। और रीट जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो ये आप रीट जो है वो याद रखेंगे, रीट 5 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। कोयले का जलना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जो कोयले का जलना जो है किसका उदाहरण है। ऑप्शन एक में है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा का, बी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा का, और डी जो है ऊष्मा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा का, और ऑप्शन एफ में है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कोयले का जलना जो है
ये ऑप्शन ए है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में तब्दील करता है कोयला, और ऊष्मा ऊर्जा के साथ साथ यह जो है लाइट ऊर्जा में, इनकी प्रकाश ऊर्जा में भी तब्दील करता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलिए, आर्य शब्द किसका सूचक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्य शब्द किसका सूचक है। वर्ण का, ऑप्शन ए है, बी है नस्ल का, ऑप्शन सी है संस्कृति का, और ऑप्शन डी है जाति का, और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। देखिए, कई बार कई जगहों पर हमने देखा है कि जो है ये नस्ल का सूचक बताते हैं, लेकिन ये गलत है। आर्य शब्द जो है वो संस्कृति का सूचक है, ये कल्चर का सूचक है। ठीक है, हमारे यहाँ जो आर्यंस आए थे उस पर जो शोध हुआ है तो उसमें बताया गया है कि नहीं, ये संस्कृति का सूचक है, नस्ल का सूचक नहीं है ये। क्योंकि नस्ल के सूचक के आधार पर ही जर्मनी में हिटलर और फ्रांस में एक व्यक्ति हुआ करता, उसका नाम था रॉबस्पियर, ने शासन किया था। और एक ऐसे डिक्टेटरशिप का जो रोल जो है मतलब लिया था जिसने, उसका मुख्य आधार था कि जो वो कहता था कि हम आर्यंस हैं, और आर्य का जो मुख्य काम है वो दूसरों पर रूल करना है। तो नहीं, आर्य जो शब्द है वो संस्कृति का सूचक है, न कि नस्ल और जाति का सूचक है। आगे प्रश्न नंबर 15 है कि हाल में देश का 8वां राष्ट्रीय दल कौन बना है? हाल में देश का 8वां राष्ट्रीय दल कौन बना है? यानी कि देश में अभी राष्ट्रीय जो दल हैं वो 8 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, देश में कुल वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं। तो आप देखिएगा कि कौन कौन है। ऑप्शन एक में है, ऑप्शन एक में आप देखिएगा कि नेशनल पीपल्स पार्टी है। ऑप्शन एक में नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑप्शन बी में है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में नेशनल कांग्रेस पार्टी, और ऑप्शन डी में है तृणमूल कांग्रेस। तो आप बताइए कि कौन जो है देश का 8वां राष्ट्रीय दल बना है। देखिए, अभी जो है देश का राष्ट्रीय आठवां राष्ट्रीय दल बना है नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है वो देश का 8वां राष्ट्रीय दल बना है। और अभी जो 8 राष्ट्रीय दल हैं उसमें बीजेपी, बीएसपी, सीपीएम और सीपीआई, और राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी, और एक है टीएमसी, और एक जो है एनपीपी है जो नेशनल पीपल्स पार्टी है। तो ये जो है आज का 15 प्रश्न है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगेगा तो आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो मैं फिर से इसको कमेंट का आपको मैं जवाब दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।